क्वेश्चन नंबर 5, टू आइडेंटिकल कंडक्टिंग स्फीयर्स बी एंड सी। ठीक है, आइडेंटिकल ले लीजिए बी और सी। ये मैंने बी बना लिया और ये सी बना लिया। आर इक्वली चार्ज, ओके, इक्वली चार्ज कर देते हैं इनको। इसको मान लीजिए क्यू दे देता हूं, इसको भी क्यू ही देना है। एंड देयर इज ए फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन देम। तो इसका मतलब साइन भी हमें क्या रखना है दोनों पर, क्योंकि फोर्स ऑफ रिपल्शन है दोनों को। अगर एक प्लस का है तो दूसरा भी प्लस का दे दीजिए। और रिपल्शन की फोर्स इनके बीच में कितनी है, एफ है। गॉट इट। एफ कितनी होगी, के क्यू स्क्वायर अपॉन बीच की दूरी आर स्क्वायर। ये मान लेते हैं इसके बीच की दूरी आर है। नेक्स्ट, द थर्ड स्फेरिकल कंडक्टर इज ऑल्सो आइडेंटिकल टू देम। लीजिए एक और तीसरा ले आइए, ये भी आइडेंटिकल है। इसको मैं ए लिख लेता हूं। आइडेंटिकल का मतलब शेप में, साइज में, ये सब में सेम है। ये थर्ड भी रख दिया हमने। बट इट इज अनचार्ज, तो इस पे चार्ज हमारा कितना है, Q इज इक्वल टू क्या रखना है, 0। चार्ज 0 है। इट इज फर्स्ट केप्ट इन कॉन्टेक्ट विद बी, ओके। इसको बी के साथ में कांटेक्ट करा है। और आप अच्छी तरह जानते हैं आइडेंटिकल जब होते हैं, कांटेक्ट कराते हैं, तो आपको दोनों चार्जेस को जोड़ के अपॉन 2 करना है और इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। तो जैसे ही हम इसको दोनों को जोड़ते हैं, तो देखिए मैं यहां पे जोड़ देता हूं, इस पे Q, इस पे 0 अपॉन 2, तो ये आता है Q/2। अब सेम दोनों चार्ज हमें इन पे दोनों पर दे देना है आफ्टर टचिंग। तो टच करने के बाद इसके ऊपर जो चार्ज आया डियर ऑल, वो कितना हो गया, Q/2। और बी के ऊपर कितना हो गया, अगेन बी के ऊपर कितना हो गया, Q/2। ये याद रखिएगा, ये बी है। नेक्स्ट कंडीशन में बोल रहे हैं कि एंड देन विद सी। तो ये टच करने के बाद अब इसको सी से आप टच करा दीजिए, यानी कि ऐसे टच कराया। जैसे ये टच कराया तो इसके ऊपर चार्ज कितना था, Q/2। इसके ऊपर चार्ज कितना था, Q। दोनों को जोड़िए, अपॉन 2 करिए। तो दोनों को जोड़ के अपॉन 2 करते हैं तो व्हाट वी गेट, 3Q/4 दोनों पर देना है। अब इस पर कितना हो जाएगा, 3Q/4, और इस पर अब कितना हो चुका, 3Q/4। ये थोड़ा सा हमें ध्यान रखना है, इतना कर लिया हमने। ठीक है, जैसे हमने इस काम को कर लिया, अब देखते हैं एंड में क्या कह रहे हैं। एंड देन सेपरेटेड, आपने इनको टच करके अलग कर दिया। डिटरमिन द न्यू फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन बी एंड सी। न्यू फोर्स, ये बी और सी के बीच में अब जो ये जो नई फोर्स है ये निकालनी है। तो न्यू फोर्स के लिए F' लिख लेता हूं मैं। चार्जेस को ध्यान रख लीजिए, चार्जेस देख लीजिए। अब नए चार्जेस कौन से हैं, Q/2, 3Q/4। इन दोनों चार्जेस को मैं यहां लिख देता हूं। अब यहां चार्जेस के लिए न्यू फोर्स ऑफ रिपल्शन कितनी होगी, F इज इक्वल्स टू K। चार्जेस अब लिखे जाएंगे ये अपॉन दूरी R² ही रखनी है। तो जैसे ही मैं लगता हूं इसको न्यू फोर्स को F' करनी पड़ेगी, क्योंकि पहली को हम F मान चुके हैं। तो जैसे इसको हम सॉल्व करते हैं तो व्हाट वी गेट 3Q² अपॉन R² into 3/8. And what is this? This is what? This is earlier force between them. F is equals to KQ/R²। तो यहां पर इसकी बदली में F लिखने वाला हूं। तो यहां उठा के जो गोला आपको नजर आ रहा है सर्किल, इस पर मैं लिख देता हूं F। तो न्यू फोर्स जो हमारी पुरानी फोर्स का 3/8 पार्ट हो गई। दिस इज अवर फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 को आप जस्ट गो थ्रू इट। एक स्क्वायर बना लिया है, इसमें 2 सेंटीमीटर है, इसकी एक साइड सब 2 सेंटीमीटर होंगी। चार्ज देखिए A पर -2Q, और इस तरह से हमने चार्जेस दे रखे हैं। अब जो बोला गया है कि इसमें जो इसका सेंटर, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमें निकालनी है, E नेट निकालनी है। तो E नेट निकालने के लिए अभी मैं क्वेश्चन को देखा था, E का फॉर्मूला KQ/R², और संग में E का डायरेक्शन, ये देनी है चारों से। पहली बार में एक को देख लेते हैं, किसी भी एक को आप सेलेक्ट कर लीजिए रैंडमली। इसको सेलेक्ट कर लेता हूं, बाकी 3 को छुपा लेंगे। तो इसको इस लाइन के अलोंग हमें E की डायरेक्शन देनी है। ये इस लाइन के अलोंग E की डायरेक्शन इससे अवे हमने दी है, ये लीजिए, इससे अवे हमने इसकी डायरेक्शन दे दी। इसको मैं, क्योंकि D पॉइंट पर रखा हुआ है, इसको ED लिख लेते हैं। इससे इसके लाइन के अलोंग ही, इससे अवे
इधर इसकी तरफ इसकी डायरेक्शन दे दी और इसको मैंने लिख दिया EB। ये डायरेक्शंस आपको समझ में आ गए दोनों। अब दो एरोज जब भी एक दूसरे के अपोजिट जाते हैं तो रिजल्टेंट भी हम निकाल सकते हैं। रिजल्टेंट में सपोज इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा इसी लाइन के अलोंग होगा। मैं अभी उसको फिलहाल इस डायरेक्शन में मान लेता हूँ और ये रिजल्टेंट होगा। वेक्टर जब अपोजिट जाते हैं ध्यान रखना है आपको एक में से दूसरे को सब्ट्रैक्ट कर देना है। ये मैंने इधर इसकी अपोजिट में डायरेक्शन ले ली, ठीक है। ये मैंने यहीं पर सॉल्व कर दिया। अब जरा इसकी वजह से लेते हैं। इसकी वजह से इस लाइन के अलोंग लेनी पड़ेगी क्योंकि 4 चार्जेस है ना, हम सबको भूल चुके होंगे, खाली एक दिखाई दे रहा है हमें। इससे इस लाइन के अलोंग तो माइनस का है तो माइनस की तरफ लगाना है। इसमें गलती मत कर दीजिएगा आप, इस पे ये डायरेक्शन इसकी तरफ होगी और इसको लिख देते हैं हम EA, करेक्ट। इसकी अगर डायरेक्शन निकालते हैं तो इस लाइन के अलोंग ही होगी लेकिन इसकी तरफ होगी, और इससे निकालते हैं तो इसको लिख देते हैं हम EC। आप इनको छुपा के देख सकते हैं। ED से डायरेक्शन हमारी ये रही, EB की डायरेक्शन ये रही, इनका नेट मैंने यहाँ लिख दिया। ऐसे इनका भी नेट हमें लिखना पड़ेगा। इनका नेट डेफिनेटली मैं अभी फिलहाल मान लेता हूँ इन दोनों का नेट इसकी तरफ मान लेता हूँ। ये इन दोनों का नेट होगा इन दोनों का, तो इसको हम लिख सकते हैं EA माइनस EC। अब बस हमारा काम क्या रह गया है, इन चारों को कैलकुलेट करते हैं। चारों को कैलकुलेट करके EA माइनस EC और EB माइनस ED करते हैं। फिर उसके बाद में क्या रहता है हम उसको देखते हैं। तो मैग्नीट्यूड के लिए देखिए EA निकाल रहे हैं तो KQ ओवर R स्क्वायर लगाया। R का मतलब यहां से यहां तक की दूरी, और अगर आप पाइथागोरस लगाएंगे ये दूरी 2 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर, और यहां से यहां तक की आप कैलकुलेट करेंगे तो √8 आएगी। यहां से यहां तक की उसकी हाफ हो जाएगी, तो हाफ में आपको मिलने वाला है √2। लेकिन ध्यान रखिए सेंटीमीटर में, इसलिए हमने इसको मीटर में कन्वर्ट कर लिया। तो √2 × 10⁻² मीटर सबके लिए दूरियां हो जाएंगी सेंटर की, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक। वो हमने इसमें लगाई। EA को देखिए, EC को देखिए। EC के लिए चार्ज लिखेंगे Q, माइनस लिखने की जरूरत नहीं है, हम मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं इसमें। ऑलरेडी आपको पहले ही बता चुका हूं, कभी भी फोर्स निकालते समय, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते समय माइनस यूज मत करिएगा। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं अब EN माइनस EC, तो हमें ये मिलता है। सिमिलरली EB को देखिए। EB जो हमें मिलेगा, EB पर चार्ज रखा हुआ है 2Q का, तो डेफिनेटली हमें ये मिलेगा। दूरी सबके लिए सेम, ED ये और EB माइनस ED आपको ये मिलने वाला है। अब बाकी सारी चीजें अपनी सॉल्व हो चुकी हैं। अब दो वेक्टर्स हमें जो मिले हैं यहाँ पर, आप फिगर में जरा ध्यान कीजिए, ये सबको भूल जाएंगे हम, इन सबको हम कैलकुलेट कर चुके हैं। अब हमारे पास में सिर्फ ये दो वेक्टर्स रह गए। इन दो वेक्टर्स का हमें रिजल्टेंट निकालना है, और अभी अभी हमने पिछले वीडियो में देखा था कि दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट ऑलवेज इनके बीच में से निकलता है। ये इनका रिजल्टेंट हो जाएगा, ई नेट बोलेंगे। जब भी दो वेक्टर्स इंक्लाइंड हो, आपको रिजल्टेंट निकालने का फॉर्मूला, ये फॉर्मूला आपके सामने मौजूद है, ई नेट। अब इसमें एंगल देखिए, इन दोनों के बीच में डायगोनल्स ऑलवेज 90 डिग्री पर काटते हैं, तो ये एंगल जो है 90 होगा। फॉर्मूला में थीटा = 90 हम पुटअप करने वाले हैं। तो जैसे ही हम 90 पुटअप करेंगे और इनकी वैल्यूज को पुट करेंगे, या E1 स्क्वायर क्या है जो नेट, ये ब्लैक एरो जो आपको नजर आ रहा है इसमें। और ब्लैक एरो क्या चीज थी, ब्लैक एरो एक तो EB माइनस ED है और दूसरा EA माइनस EC। इनकी वैल्यूज ये सामने आपको नजर आ रही है। इन वैल्यूज को हम यहाँ पर पुटअप करते हैं। तो जैसे इन वैल्यूज को पुटअप करते हैं तो वी गेट दिस। यहाँ पर नीचे √2 10⁻² को, क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ था, स्क्वायर से मैंने इसको खोल लिया, इसको पुट करके स्क्वायर लगा के हमने इसमें पुटअप किया। जैसे हमने इसमें पुटअप किया, वी गेट दिस आफ्टर सॉल्विंग, हमें ये मिलता है। अब सवाल में क्या है, ये दिया हुआ अगर Q ये है, तो Q अगर हमारे पास में ये है तो हम इसको जैसे ही आगे सॉल्व करते हैं, वी गेट दिस। अब इस क्वेश्चन में हमने वैल्यू पुट की, क्वेश्चन में दिया हुआ है दिस, और ई नेट = K की वैल्यू लगा दी हमने। इसको माइक्रो गुलाम को गुलाम में कन्वर्ट करा के हमने इसको जैसे ही सॉल्व किया तो वी गेट दिस 9√2, और ये 100 कर लीजिए इसको, ये 2 से 2 कैंसिल आउट, -2 कर लीजिए ऊपर ले जाके, इसको -8 हो जाएगा, ये -8 हो जाएगा, इसको ऊपर ले जाइए +4 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 13 -8 5, तो यू विल गेट न्यूटन पर कूलॉम। इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी। डायरेक्शन भी देनी है, डायरेक्शन आपको देखिए, नेट रिजल्टेंट हमारा किधर निकल के आएगा, इसके बीच में। अलोंग किसके जा रहा है,
इट इज आइदर अलोंग सी डी, या फिर आप इसको आंसर बी ए भी दे सकते हैं। अलोंग सी डी और बी ए विल बी अवर एप्रोप्रिएट आंसर। लीजिए क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 11th का जबरदस्त कंसेप्ट इसमें लगेगा। आपको डरना नहीं है क्वेश्चन से, इस क्वेश्चन को आपको करना है और देखिए कैसे होगा, बहुत सिंपल हो जाएगा ये। इलेक्ट्रिक चार्ज Q को आप डिवाइड करिए टू इक्वल पार्ट्स, टू पार्ट्स में, इक्वल भी नहीं है, एक कोई चार्ज ले लीजिए Q, इसको हमने डिवाइड किया। क्वेश्चन बोल रहा है कि इसको डिवाइड कर दिया Q1 और दूसरा पार्ट कर दिया हमने Q2 में। अब ये इस क्वेश्चन में ये नहीं दे रहा कि ये कितने पोर्शन में डिवाइड किया हमने, कैसे डिवाइड किया, 1/4, 3/4 रेशियो में या फिर हाफ हाफ में। आगे बोल रहे हैं कि इनको आपने प्लेस कर दिया डिस्टेंस r पर, ये लीजिए कर दीजिए। अब इसमें फोर्स होगी रिपल्शन की, तो रिपल्शन की फोर्स जैसे इस क्वेश्चन में बोला गया तुरंत आप समझ गए कि दोनों को सेम साइन के साथ में आपने इसको डिवाइड किया हुआ है। तो रिपल्शन की फोर्स जो होगी इसके ऊपर एक्ट करा दीजिए, मान लीजिए यहाँ। तो इस सवाल में बोल रहे हैं कि फोर्स ऑफ रिपल्शन मैक्सिमम हो। यहाँ क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फोर्स ऑफ रिपल्शन आपको चाहिए मैक्सिमम, तो उसकी कंडीशन निकालनी है इस क्वेश्चन में। ऐसा क्वेश्चन आपने अब तक ना तो 11th में किया होगा ना 12th में आपने अब तक किया है, लेकिन इसमें कंसेप्ट टोटली 11th का आना है। अब ये कंसेप्ट क्या आना है, इसके लिए थोड़ा सा आपको मैं 11th में लेके चलता हूँ, क्योंकि हमें हर चीज को समझना है। आपको हो सकता है ये क्वेश्चन आपकी बुक्स के हिसाब से आप डायरेक्ट इसको याद कर रहे हो, याद नहीं करना, देखिए हो क्या रहा है वो समझना है। तो वो मैं आपको एक ग्राफ से बताता हूँ। तो लीजिए ग्राफ हम बनाते हैं y और x का। यहाँ लिख रहा है y इक्वल्स टू एफ एक्स, ये फंक्शन है, y एक फंक्शन है, आपने पढ़ा होगा x स्क्वायर प्लस 2x हो सकता है, 3x क्यूब प्लस कोई भी एक फंक्शन हो सकता है, ठीक है। ऐसा हमने फंक्शन लिया, कोई भी फंक्शन था, सपोज करो हमें इस तरह का हमें ग्राफ मिला। अब इस ग्राफ में आपको जरा देखिए 2 पॉइंट्स में आपको मार्क करता हूँ, एक पॉइंट तो ये, एक पॉइंट ये 2 पॉइंट जो हमने मार्क किए हुए हैं डियर ऑल, इन पॉइंट्स पर देखिए ये पॉइंट क्या मैक्सिमम का है, बिल्कुल मैक्सिमम का है, सबसे ऊपर पॉइंट है। ये पॉइंट मिनिमम का है, बिल्कुल ये सबसे नीचे का, इट इज मिनिमम ऑफ दिस ग्राफ। अब ये जो ग्राफ मिलते हैं आपको ऑलवेज, उनमें हम एक काम करते हैं, dy/dx निकालते हैं। जानते हैं इस चीज को, हम dy/dx निकालते हैं जो कि रिप्रेजेंट करता है स्लोप को। ये हम 11th की नॉलेज से हम अच्छी तरह से इस चीज को जानते हैं। तो इसका अगर हम dy/dx निकालते हैं वो स्लोप होगा। सपोज कीजिए स्लोप का मतलब क्या होगा, ये देखिए यहाँ पे लाइन खींचता हूं, इस पर टेंजेंट, ये स्लोप है। इस पॉइंट पे स्लोप निकालना है तो ये टेंजेंट ड्रॉ कर दिए, ये स्लोप है। अब अगर इन पॉइंटों की बात करता हूं मैक्सिमम की, इस पे देखिए स्लोप कितना आ रहा है हमारा। स्लोप में लिखूंगा dy/dx, तो मैक्सिमम वाली जगह पर जो स्लोप नजर आ रहा है आपको डियर ऑल, वो क्या स्लोप आपको 0 के बराबर नजर आ रहा है या नहीं आ रहा? देखिए ध्यान कीजिए, यहां पर स्लोप नहीं है। स्लोप का मतलब ये कितनी, इसमें कितना इंक्लाइंड है ये देखिए, ये यहां पर इंक्लाइंड है, ये इंक्लाइंड है, लेकिन ये तो इंक्लाइंड ही नहीं है। कहने का मतलब अगर आपको यहाँ बैठा दिया जाए तो यहाँ फिसलोगे, यहाँ बैठा दिया जाए तो ये फिसलोगे, लेकिन यहाँ से फिसलोगे नहीं। तो ऐसी जगह पर स्लोप हमारा क्या होता है, 0 लिखते हैं हम। तो मैक्सिमम पर स्लोप हमारा 0 हो जाता है और सेम काम हमारा मिनिमम पर भी हो जाता है। तो मैक्सिमम और मिनिमम दोनों पर स्लोप क्या होता है, 0। तो बस अब इतनी बात अगर आप समझ गए तो ये क्वेश्चन हम आसानी से कर जाएंगे। अगर हम स्लोप को 0 कर देते हैं तो वो कंडीशन मैक्सिमम की भी हो सकती है और मिनिमम की भी हो सकती है। तो हमें इस क्वेश्चन में मैक्सिमम की कंडीशन निकालनी है। तो इसमें कंडीशन निकालने के लिए पहले तो हम इक्वेशन बनाए, ऐसी कोई इक्वेशन बनाने के बाद फिर उसका स्लोप निकालेंगे, यानी उसको डिफरेंशिएट करेंगे। देखते हैं कैसे। ये देखिए मैंने फोर्स जो है इन दोनों चार्जेस के बीच में लगा दी, F = K Q1 Q2 R²। Q2 Q - Q1 हमने लिख दिया, क्योंकि इसमें सवाल में बोला गया है कि Q जो है Q1 + Q2 में टूटा हुआ है। ये Q = Q1 + Q2, तो यहाँ Q2 की वैल्यू हमारी Q - Q1 हमने इसमें रख दी। जैसे इसमें रख दी, फर्दर हम इसको आगे सॉल्व करने जा रहे हैं। इसको हम मल्टीप्लाई करा देते हैं, तो ये मिलता है हमें KQ1Q/R², ये मिलता है -K Q1² और ये हमारा F मिलता है। ये हमारा आप देखिए फंक्शन आपको इससे मैच कर रहा है, y = इससे किसी से भी आपका ये फंक्शन में लेफ्ट वाला, तो लेफ्ट वाली चीज तो हमारी y है, राइट वाली x है।
तो इसमें आप क्या आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि एक्स कौन सा होगा, एक्स कौन सा होगा। इससे देखिए जरा, इसमें एक्स कौन सा है जो 2 बार रिपीट हो रहा है, तो इसमें एक्स कौन सा होगा जो 2 बार रिपीट हो रहा होगा, और 2 बार रिपीट कौन सा हो रहा है, डेफिनेटली Q1 इज अवर एक्स। तो हमें क्या करना है, इसमें इसको डिफरेंशिएट कर दें। डिफरेंशिएट जैसे ही हम करेंगे इसको, तो डिफरेंशिएट में हम लिखेंगे df अपॉन dq1, वही तो dy ओवर dx हो जाएगा, लेफ्ट वाला dy ओवर dx, तो df ओवर dq1। और इसका अगर डिफरेंशिएशन को हम इज इक्वल्स टू 0 पुट कर देंगे तो दैट विल बी अवर कंडीशन ऑफ मैक्सिमम। मैक्सिमम कंडीशन आएगी ना, तो बस हमें इस क्वेश्चन में ये करना है, इसका डिफरेंशिएशन करना है, और डिफरेंशिएशन करके वी आर डन विद दिस क्वेश्चन। इज इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन देखिए, Q1 के रेस्पेक्ट में Q ओवर आर स्क्वायर ही रह जाएगा, और इसका डिफरेंशिएशन माइनस के इंटू 2Q1 अपॉन आर स्क्वायर रह जाएगा, 2 आगे आ जाएगा, Q1 अपॉन आर स्क्वायर रह जाएगा। ये इज इक्वल्स टू df ओवर dQ1 हमने किया है। अब कंडीशन ऑफ मैक्सिमम लगाते हैं। कंडीशन ऑफ मैक्सिमम का मतलब इसको हटा के इज इक्वल्स टू 0 पुट कर देते हैं। जैसे हमने इसको इज इक्वल्स टू 0 पुट किया तो इसको इधर शिफ्ट करा दिया, तो इज इक्वल्स टू में इधर आया तो एवरीथिंग नाउ गेट्स कैंसिल्ड आउट, एंड व्हाट वी आर लेफ्ट विद, वी आर लेफ्ट विद Q1 इज इक्वल्स टू Q by 2 और Q2 इज इक्वल्स टू Q by 2। ये हमारा मैक्सिमम कंडीशन हो गई फोर्स की, यानी कि अगर आपके पास जो चार्जेस दिया हुआ है, आप उन चार्जेस को हाफ इक्वली डिवाइड करेंगे तो ही आपकी फोर्स मैक्सिमम लगेगी। था ना इंटरेस्टिंग? थैंक यू। लीजिए क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने आ रहा है। एक फिगर है, गिवन फिगर ABC, और इसमें पूछा गया है कि कैलकुलेट द डाइपोल मोमेंट ऑफ द सिस्टम। तो आपको चेक करना है कि वेदर डाइपोल्स आर फॉर्म्ड और नॉट। यहाँ देखिए डाइपोल मोमेंट हमें निकालना P, और वो हम जानते हैं Q इंटू A होता है, Q इंटू डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन होता है, QD। लेकिन उससे पहले चेक तो करिए डाइपोल बन कौन रहा है। ये दोनों डाइपोल बन रहे हैं क्या? नहीं। क्यों नहीं बन रहे? सेम चार्ज तो है बस, बट ये दोनों नेचर सेम हो गई। ये दोनों बन रहे हैं, ये दोनों भी नहीं बन रहे। माइनस है, ये प्लस का हो गया, वो तो ठीक है, लेकिन ये मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है। ये दोनों भी नहीं बन रहे। लेकिन एक काम अपन कर सकते हैं, इसको अगर हम इस चार्ज को Q और Q में मान लें, एक ऐसे Q और एक Q। अब देखिए 2 डाइपोल आपके पास फॉर्म हो गए। एक सेट तो ये डाइपोल का फॉर्म हो गया, दूसरा सेट ये डाइपोल का फॉर्म हो गया। अब अपना काम हो जाएगा। ठीक है, आप समझ रहे हैं? तो इसकी वजह से देखते हैं, पहला इसको ले लेता हूं मैं। इसकी वजह से यह माइनस Q और यहाँ पर जो है प्लस Q लिया हुआ है। इससे जो डाइपोल की डायरेक्शन जाएगी हमारे पास में ऐसे जाएगी। इसको P1 ले लेते हैं। ऐसे क्यों गई? क्योंकि डाइपोल आपको पता है माइनस से प्लस जाता है, करेक्ट। अब इस वाले केस को, दूसरे वाले को देखते हैं, इसको छुपा लेते हैं। इस वाले को देखते हैं, इससे माइनस Q है तो इधर भी इस डायरेक्शन में एक P2 जाएगी, करेक्ट। अब जो इन दोनों का रिजल्टेंट आएगा, आप जानते हैं अच्छी तरह से, 2 वेक्टर जब भी हमें अपोजिट मिल जाते हैं तो इसका रिजल्टेंट P नेट, यही हमसे फाइंड करा रहे हैं। तो P1 की वैल्यू क्या हो जाएगी QD से, तो P1 हो जाएगा हमारा Q मीन्स चार्ज Q इंटू D मीन्स डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन, इट इज A, क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल है। P2 भी सिमिलरली इतना ही होगा इन दोनों के लिए। देखिएगा अब इन दोनों के लिए Q और माइनस Q के लिए डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन A ही है, तो ये भी Q इंटू A हो जाएगा। तो जब ये हो जाएगा तो इस फॉर्मूला में जब रिजल्टेंट का फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला हम अच्छी तरह से जान चुके हैं, वो फॉर्मूला मैं लिखता हूँ। रिजल्टेंट का फॉर्मूला P नेट का, भले E हो, भले F हो, भले E हो, जो भी वेक्टर हो इधर, उसका रिजल्टेंट का अगर इंक्लाइंड होते हैं तो एंगल के हिसाब से फॉर्मूला यही बनता है। यहाँ हमने फॉर्मूला लगा दिया। तो यहाँ पर अब हमें P1 की वैल्यू लिखनी है। P1 क्या है हमारा QA, जो है QA का स्क्वायर लिखिए, प्लस QA का स्क्वायर लिख लिए, प्लस cos 60 की वैल्यू 1/2, 2 से 2 काट दीजिए। P1 P2 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे अगेन QA का होल स्क्वायर ये आपको मिलने वाला है। आप कैलकुलेट करके इसको लिख सकते हैं आसानी से। तो ये आ जाएगा 3QA का होल स्क्वायर। जब बाहर निकालेंगे तो इट इज √3QA। दिस इज अवर रिक्वायर्ड आंसर। और डायरेक्शन इसकी नेट डाइपोल मोमेंट की इसकी डायरेक्शन भी होती है, और उसकी नेट डायरेक्शन आपके सामने दिखाई जा चुकी है। आप इसको लिख सकते हैं डायरेक्शन को। अगर ये पॉइंट हमारा माना हुआ था हमने BC, तो ये B है, ये C है, तो आप इसको डायरेक्शन को दे सकते हैं परपेंडिकुलर टू BC as shown in the figure. Perpendicular to BC as shown in the figure will be our direction of this dipole movement.